तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हेडिंग लगा लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जहाँ इसकी जो शुरुआत हुई थी वो इंडिया से हुई थी। सबसे पहले जो नाम हमें हर जगह देखने को मिलता है वो है सबसे पहला नाम महर्षि। महर्षि महर्षि ने जो सबसे छोटा जो एलिमेंट था, सबसे छोटी जो चीज थी, उसका इन्होंने नाम दिया कि इसको हम परमाणु बोलेंगे। परमाणु। उसके बाद ये हमारे इंडियन फिलोसोफर थे। महर्षि जो थे वो इंडियन थे। इसके बाद कौन है? इसके बाद कुछ ग्रीक फिलोसोफर्स आए। ग्रीक फिलोसोफर्स में नाम आता है, सबसे पहला जो आता है वो आता है डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिपस। इन दो का नाम आया। इन दोनों ने क्या कहा, जो सबसे छोटा जो पार्टिकल है उसका नाम इन्होंने रखा एटोमॉस। और फाइनली डेल्टन साहब आए, जॉन डेल्टन, जिन्होंने हमें एटम के बारे में इंफॉर्मेशन दी और इन्होंने बताया एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। और उसके बाद ये स्टडी हुई कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम, की एटम के अंदर और कौन कौन सी चीज पाई जाती हैं। और उसके बाद हमें पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। इस चैप्टर में हमें कुल मिला के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की स्टडी करनी है। तो इतना नोट कीजिए। हो गया? चलो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को करने से पहले ना, हम जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन थॉमसन ने की थी। लेकिन उससे पहले क्या था, उससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो लगे पड़े थे इस फील्ड में, है ना। मतलब जॉन डेल्टन सामने एग्जैक्ट एक आइडिया उठाया था उनका। इससे पहले बहुत सारे लोग थे और उस टाइम पे ना कैथोड रे ट्यूब, जिसे हम डिस्चार्ज ट्यूब भी कहते हैं, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहे थे। इसमें दो साइंटिस्ट का नाम आता है, एक तो है विलियम क्रूक्स और एक है जूलियस प्लकर। उस टाइम ये दोनों साइंटिस्ट ना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एक डिस्चार्ज ट्यूब में। इन्होंने क्या कर रखा था, एक डिस्चार्ज ट्यूब थी, ये होती, यहां पर इन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया। वैक्यूम, ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है। जिसे हम कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब भी कह देते हैं, कैथोड रे। यहां पर ये इलेक्ट्रोड्स हैं हमारे, एक को कनेक्ट किया पॉजिटिव से और एक को कनेक्ट किया नेगेटिव से। ठीक है, ये क्या है हमारा इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव से कनेक्ट किया। जो नेगेटिव वाला होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को नाम दिया इसको कैथोड और इस वाले को नाम दिया एनोड, जो कि पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव है। उस टाइम कैथोड के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। ये कैथोड रे भी नाम कैसे पड़ा, इस पर भी बात करेंगे अभी कि कैथोड रे नाम कहां से आया था। ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। तो जो ये दोनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं करी। इन्होंने क्या करा था, ये दोनों सिर्फ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देख रहे थे, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस। मतलब इन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कोई गैस भर दी और वहां से देख रहे थे क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन यहां से पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस, इसको वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया यहां पे कि करंट फ्लो होगा या करंट फ्लो नहीं होगा। इन दोनों साइंटिस्ट का इतना काम था। अब इसी सेम आइडिया को पुट फॉरवर्ड किया जे थॉमसन ने और वहां से आई डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की। जरा उसको नोट करो। हो गया? चलो, अब जे साहब ने क्या करा, इसमें थोड़े से चेंजेस किए, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ
इलेक्ट्रॉन। सबसे पहला पॉइंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन करी थी जे थॉमसन ने। फुल फॉर्म होती है इनकी जोसेफ जॉन थॉमसन। इन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट रखा, बस जो यहाँ पर वोल्टेज थी वो बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज रखी, दैट इज 10,000 वोल्ट के आसपास इन्होंने वोल्टेज रखी। और इसके अंदर क्या करा, बहुत ही लो प्रेशर कर दिया, प्रेशर बहुत ही कम कर दिया, दैट इज 10⁻⁻5। इतना कम यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करा। और क्या करा इन्होंने, थोड़ा डिफरेंट, यहाँ पर इन्होंने एक स्क्रीन लगा दी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन, एक फ्लोरेसेंट की स्क्रीन लगा दी जिसे हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड। और जो ये एनोड है, समझना इसको, जो ये एनोड है इसको परफोरेटेड कर दिया, मतलब यहाँ पर थोड़े से होल्स बना दिए, इसको परफोरेटेड कर दिया। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या चीज़ें निकल के आई, जैसे ही यहाँ से करंट पास हुआ, हाई वोल्टेज गई, तो यहाँ से कुछ रेज दिखाई दी। इसके अंदर जो गैस का जिक्र होता है ना, वो गैस इसके अंदर हाइड्रोजन गैस ली गई। इसके अंदर कुछ रेज दिखाई दी। अब रेज चलती हुई तो दिखाई देंगी नहीं, इनविजिबल होती है ना, रेज कैसे दिखाई देंगी। तो क्या हुआ, जब यहां से कुछ निकला और जब स्क्रीन से टकराया तो ये स्क्रीन थी ना, ये चमकने लग गई, ब्राइट हो गई। ये जिंक सल्फाइड क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी होती है जिंक सल्फाइड की कि जैसे इससे कोई मटेरियल स्ट्राइक करेगा, कोई रे यहां से टकराएगी, ये कुछ भी पार्टिकल यहां से टकराएंगे, ये चमकने लग जाएगा। तो अगर ये चमकने लगा, इसका मतलब सामने से कुछ निकल के आ रहा है। पहला पॉइंट हमें यहां से मिला कि जैसे ही इन्होंने हाई वोल्टेज पास किया, ये चमकने लग गया, इसका मतलब कुछ पार्टिकल्स यहां से निकल के सामने आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट ये था आपका कि चमकने लग गया। दूसरा पॉइंट यहां पे नोट करें, जो ये रेज निकल रही थी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। जरा लिखो यहां पर, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। अब इसका कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, यहां पर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। क्या रखा, इसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा और उसकी शैडो बन गई, शैडो फॉर्म। जैसे ये रेज निकल के आ रही थी ना यहाँ से, यहाँ पर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इसके सामने, और जैसे ऑब्जेक्ट रखा पीछे इसकी शैडो बन गई। और शैडो तभी फॉर्म होती है जब ये रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। दूसरा पॉइंट हमें यहां से मिला। तीसरा पॉइंट क्या मिला, पहले इतना नोट करो, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। लिया, चलो चलो थर्ड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट क्या था, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। थर्ड पॉइंट यहां से क्या निकल के आया, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब ये नेगेटिवली चार्ज का कैसे पता चला, जैसे ही वो रेज आ रही थी, जो वो रेज थी वो यहां से जब निकल रही थी, हमने यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, या मैग्नेटिक फील्ड भी अप्लाई करी, तो ये रे पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। और अगर ये डिफ्लेक्ट हुई पॉजिटिव की तरफ, इसका मतलब इनका नेचर कैसा हुआ, नेगेटिव, है ना। क्या पता चला, दे डिफ्लेक्टेड, लिख लो उसको, पॉइंट को, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी तरफ ये डिफ्लेक्शन शो किया। अगला पॉइंट, दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी का पता कैसे चला, जैसे ही रे निकल रही थी उसमें से, हमने इसके सामने एक पेडल रख दिया, और ये पेडल क्या हुआ, ये मूव करने लग गया। इसका मतलब रेज के पास क्या है, वेलोसिटी है, उसके पास मास है, भाई तभी तो ये पेडल मूव करेगा ना। जैसे ही पार्टिकल्स निकले, इससे टकराए, पेडल मूव करने लग गया। इसका मतलब इसके पास मास है और वेलोसिटी है, और मास वेलोसिटी है, इसका मतलब दे पॉजेस काइनेटिक एनर्जी।
और इसकी जो वेलोसिटी थी ना वो निकल के आई थी लगभग 10⁹ मीटर पर सेकंड से, इसके बीच में लाई कर रही थी कहीं ना कहीं 12 पर मीटर सेकंड, 9 से 12 मीटर पर सेकंड। अगला पॉइंट क्या था, दे पॉजेज हीट एनर्जी, इनके पास हीट एनर्जी थी। हीट एनर्जी कैसे, क्योंकि जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी वो चमकने लग गई, ब्राइट हो गई। इसका मतलब क्या था कि काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। पहले वो रे स्पीड से आ रही हैं, अभी इनके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर क्या है, जिंक सल्फाइड है, ये जिंक सल्फाइड है, और जैसे यहाँ पे टकराई किस में कन्वर्ट हो गई, ये हीट में कन्वर्ट हो गई। भाई हीट में कन्वर्ट हुई तभी तो वो शाइन करने लग गया। इसका मतलब इनके पास क्या है, हीट एनर्जी है। 5वां पॉइंट यहाँ से ही आया। और जैसे ही ये इससे टकराई ना इसकी स्क्रीन से, जैसे ही ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराई तो यहाँ से एक और पॉइंट निकल के आया था, दे प्रोड्यूसेस एक्सरे। एक्सरे, क्योंकि कोई भी चीज़ जो ये पार्टिकल्स थे ना जब मेटल से टकराए ना तो वहाँ से पता चला कि ये एक्सरे भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको फर्दर आगे देखेंगे, अभी के लिए याद रखना, जब ये मेटल से टकराए, इस जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराए तो क्या निकल के आया कि प्रोड्यूसेस एक्सरे। तो अगर वन वर्ड में आ सकता है तो उसको याद रखना, दे प्रोड्यूसेस एक्सरे। तो इतना नोट करें, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। हो गया, नोट कर लिया इतना तो समझ में आया। नेगेटिवली चार्ज थे क्योंकि डिफ्लेक्ट हो गए, काइनेटिक एनर्जी थी क्योंकि पेडल मूव हो गया, हीट एनर्जी थी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ये चमकने लग गया। और ये हमारा जिंक सल्फाइड जो होता है ना, ये ग्रीनिश येलो होता है, ग्रीनिश येलो। ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रीनिश येलो, कभी कभी कलर ही पूछ लेता है, ग्रीनिश येलो कलर का होता है, इसको नोट करें। हो गया, चलो। अब आगे हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के। सबसे पहले तो कैथोड रे की डेफिनेशन लिख लो। जो कैथोड रे हमें पता है क्या है, जो कैथोड से निकल के आ रही है जो रे, उसको कैथोड रे नाम दिया था। जो कैथोड से हम रे की बात कर रहे हैं वो कैथोड रे थी। इसकी जरा डेफिनेशन लिखो, कैथोड रे, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम negatively charged cathode to positively charged एनोड। ये क्या थी, कैथोड रे क्या थी, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, ये इलेक्ट्रॉन की बीम थी, और इसको नाम भी इलेक्ट्रॉन दिया गया था क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट से निकल के आई ना, तो उसको नाम पड़ा इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं कैथोड रे। ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन थी जो नेगेटिवली कैथोड से कहां पर आ रही थी, पॉजिटिवली चार्ज एनोड की तरफ आ रही थी। इसमें कुछ चेंजेस करे गए। ऑन चेंजिंग इलेक्ट्रोड लिख लो, ऑन चेंजिंग इलेक्ट्रोड एंड गैस। गैस याद है ना, जो गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई थी, उसको चेंज करने पर या इलेक्ट्रोड को चेंज करने पर कैथोड रेज रिमेन्स सेम। कैथोड रे हमारी सेम रही, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या था, जो कैथोड रेज हैं वो क्या है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मतलब उसको गैस को चेंज कर लो उसके अंदर या इलेक्ट्रोड को चेंज कर दो, कैथोड रे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इससे प्रोटॉन को फर्क पड़ा था, मतलब पड़ेगा, हम देखेंगे प्रोटॉन को फर्क पड़ेगा लेकिन इलेक्ट्रॉन को कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स टू मास का रेशियो निकाला था।
याद रखना, इलेक्ट्रॉन टू मास का रेशियो निकाला था, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज नहीं निकाला, इलेक्ट्रॉन टू मास का रेशियो निकाला था, दैट इज 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम अपॉन केजी। तो सर चार्ज किसने निकाला था? चार्ज निकाला था हमारा मिलिकन साहब ने, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से। कितना चार्ज था? -1.6 10⁻−19 कूलम। और हमारे पास चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन टू मास का रेशियो भी है, तो चार्ज यहां रख के मास निकल के आया था। मास हमारा थॉमसन साहब ने निकाला था और मास आया था निकल के 9.1 इंटू 10⁻−31 kg। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम था, मतलब ये बोलो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना वो लगभग 1/837 टाइम ऑफ हाइड्रोजन है। इतना कम मास होता है इसका, मतलब हाइड्रोजन के मास को इससे डिवाइड करोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन का मास आएगा। या बोल सकते हो एएमयू में 0.0005 समथिंग एएमयू, इतना मास, बहुत ही कम मास होता है। तो आगे जाके देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मास को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, इतना कम मास होता है। मास को हम कंसीडर करते हैं सिर्फ प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, हम इलेक्ट्रॉन के मास को कभी कंसीडर नहीं करते। इसको नोट करें। नोट कर लिया? समझ में आई सारी कहानी कि इलेक्ट्रोड से और गैस से कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर हम गैस को चेंज करेंगे, इलेक्ट्रोड को चेंज करेंगे, कैथोड रे सेम रहेंगी, चार्ज उसका सेम रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन टू मास का रेशियो 1.7, यहां पे माइनस लगा लेना, सॉरी, ठीक है, यहां पे ये लगा लेना -1.7। तो इतनी इंफॉर्मेशन दी थी हमें डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसके बाद जो बात आई थी वो आई थी डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। प्रोटॉन में थोड़े बहुत चेंजेस हुए थे, जरा उसको नोट करें। हो गया, चलो। अब इसके बाद हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। हेडिंग लगा लें डिस्कवरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ जो प्रोटॉन करी थी वो करी थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन साहब ने करी थी। इसमें पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट सेम था, थोड़े बहुत इन्होंने चेंजेस किए थे। पहला चेंजेस क्या था, इस बार जो जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन थी वो पहले एनोड के पीछे थी, इस बार कैथोड के पीछे लगाई गई। ऐसे ये हो गया हमारा जिंक सल्फाइड, ये कैथोड है यहां पर, और इसको परफोरेटेड कर दिया इन्होंने, ये कर दिया परफोरेटेड, मतलब इसमें छोटे छोटे होल्स कर दिए। जो इस बार प्रेशर था पहले कितना था, 10⁻⁻5 अप्रॉक्स लिया था, इस बार प्रेशर इन्होंने कर दिया -1। अच्छा जी, ये कर दिया पहला चेंज, प्रेशर के साथ किया। दूसरा चेंज परफोरेटेड कर दिया कैथोड को, और जिंक सल्फाइड लगा दी इस बार कैथोड के पीछे। इस बार इन्होंने क्या चीजें नोटिस करी कि इस बार कुछ रेज कैथोड की तरफ जाती हुई दिखाई दी। कुछ रेज थी वो कैथोड की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, और जिंक सल्फाइड चमकने लग गई। सारी चीजें सेम थी, ट्रेवल कर रही हैं स्ट्रेट लाइन में। जितने पॉइंट उसके थे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के, सारे पॉइंट प्रोटॉन के थे। जो कुछ चेंजेस हुए थे उनके बारे में बात करते हैं। तो पता कैसे चला रेज जा रही है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी, ये चमकने लग गई, फिर से ब्राइट हो गई। क्लियर हुआ? लेकिन जो ये रेज आ रही थी ना, ये एनोड से नहीं निकल रही थी। समझना इस चीज को, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझो। ये जो रेज थी, सबसे पहले तो उनको नाम दिया गया कैनाल रेज और एनोड रेज। एनोड रेज, एनोड रेज प्रोटॉन नहीं थी। कैथोड की तरफ नेगेटिव चार्ज है, अगर रेज की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है, कैसे पता चला, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई। ये वाली रेज हमारी, पहले वाली इलेक्ट्रॉन थी तो पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, ये नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गई, इसका मतलब इन पर पॉजिटिव चार्ज है। सारा एक्सपेरिमेंट पहले की तरह। लेकिन जो एनोड रेज हैं वो हमारे प्रोटॉन नहीं है। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन। और जो एनोड रेज है ना वो एनोड से निकल नहीं रही हैं,
समझना, एनोड रेज एनोड की तरफ से आ रही है पर निकल नहीं रही है वहां से। जो हमने इसके अंदर गैस को डाला था ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस था। जैसे ये डिस्चार्ज ट्यूब है, अब इसके अंदर गैस के कुछ पार्टिकल्स हैं, है ना। तो इस बार भी कैथोड से निकल रही है चीज़ें। कैथोड से जैसे ही निकले इलेक्ट्रॉन्स, ये यहाँ से टकराए इनसे पार्टिकल से, और जैसे इनके पार्टिकल से टकराए इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, आयोनाइजेशन हो गया। यहाँ पर गैस जो है आयंस में ब्रेक डाउन हो गई, और जैसे ही गैस यहाँ पर निकल गई तो क्या बचा, इलेक्ट्रॉन की जगह पॉजिटिव चार्ज बचा, वो इधर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो जो ये प्रोसेस थी ना, ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस हुआ। यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर आयोनाइजेशन ऑफ गैस। नहीं समझ आया, दोबारा समझो। कैथोड से रे इस बार भी निकल के आई हैं, ये कैथोड की रे आई, गैस है इस बार। देखो पिछली बार गैस के मॉलिक्यूल्स इतने नहीं थे, प्रेशर 10 टू दी पावर -5 था। इस बार प्रेशर 10 की पावर -1 है, मतलब गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं। अब जैसे ही ये रे से टकराई, मतलब कि रे क्या है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई, ये से टकराई, इलेक्ट्रॉन पुचक करके बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा, पॉजिटिव। अब ये हमें जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन टकराने से जो इलेक्ट्रॉन बाहर गया, गैस आयंस में टूट गई ना अपने, नेगेटिव अलग पॉजिटिव अलग, ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस हुआ। तो जो ये हमें एनोड रे दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये आयोनाइजेशन ऑफ गैस है। ये गैस के आयंस हैं। एक्चुअली एनोड रेज क्या है, आयंस ऑफ गैस, ये गैस के आयंस हैं। एनोड रे प्रोटॉन नहीं है, एनोड रे क्या है, गैस के आयंस जो यहां से निकल के जा रहे हैं। समझ में आया, जो उधर जा रहे हैं ना, ये क्या है, ये गैस के आयंस है, आयोनाइजेशन ऑफ गैस है। इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि गैस को चेंज करने पे प्रोटॉन टू मास का रेशियो डिफरेंस आया। समझो, इलेक्ट्रॉन टू मास का रेशियो हमेशा सेम आ रहा था। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को गैस से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। क्लियर, क्योंकि वहां पर आयोनाइजेशन गैस नहीं हुआ। हाँ, उसने किया आयोनाइजेशन, पर इतना विजिबल नहीं हुआ वहां पर। यहां पर क्या हुआ, आयोनाइजेशन ऑफ गैस हुआ, है ना। भाई इलेक्ट्रॉन की रे आ रही थी यहाँ पर, यहाँ से टकराया, इलेक्ट्रॉन बाहर, पॉजिटिव इधर, लेकिन इनको तो फर्क नहीं पड़ रहा ना गैस के चेंज होने से। यहाँ पर कोई सी भी गैस रख दो, इसको तो आयोनाइजेशन करना है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन टू मास का रेशियो सेम रहेगा, है ना। लेकिन ये क्या हुआ, जो एनोड रे है ये क्या है, ये तो आयोनाइजेशन ऑफ गैस है। इलेक्ट्रॉन निकला, ये पॉजिटिव जो बचा गैस का आयंस ये जा रहा है, इसका मतलब इस पॉजिटिव को तो किससे, गैस से नेचर पे डिपेंड करेगा। तो इसीलिए जो प्रोटॉन टू मास का रेशियो था वो सबके लिए डिफरेंट आ रहा था। मतलब आप कह सकते हो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। ये गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा था। अब गैस भारी भी हो सकती है, गैस हल्की भी हो सकती है, मास ज़्यादा हो सकता है, मास कम हो सकता है, तो वैल्यू डिफर करेगी। क्लियर, क्योंकि गैस के नेचर पे डिपेंड कर रहा था। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लिया, सबसे लाइटेस्ट गैस उठाई जिसका नाम है हाइड्रोजन। हमने यहाँ से हाइड्रोजन लिया क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं होता इसमें। तो जैसे ही यहाँ पर इसका आयोनाइजेशन हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन गया, बचा क्या अंदर, प्रोटॉन। ये कंप्लीटली प्रोटॉन है। जो एक्सपेरिमेंट हुआ था प्रोटॉन का, वो हाइड्रोजन गैस को लेके हुआ था, और इसी वजह से कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ आई थी, तब जाके हमें न्यूट्रॉन का पता चला। वो बात करेंगे कैसे। अब अंदर क्या बचा, पॉजिटिव, ये प्रोटॉन है। तो एक लाइटेस्ट गैस उठाई गई और उस लाइटेस्ट गैस को लेके प्रोटॉन टू मास का रेशियो निकाला गया। तो कैथोड रे आयोनाइजेशन ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन प्रोटॉन नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। इसको नोट कर लें पहले। हो गया, चलो। अब इसके बाद जो प्रोटॉन का चार्ज निकल के आया वो कितना था, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। इसका जो मास निकल के आया, एक्चुअल में पहले जो आया था वो प्रोटॉन टू मास का रेशियो आया था, और ये था 9.5 10 टू दी पावर 5 कूलाम अपॉन केजी। और इसके बाद निकल के आया था हमारा मास, वो था 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -27 kg। ये सारी चीज़ें बाद में निकल के आई। और याद रखना, जो प्रोटॉन का जो नाम है, जो प्रोटॉन का
नेम है वो रखा था हमारा रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने इसको प्रोटॉन नाम दिया था। और ये सारी चीज़ें हमें निकल के आई, ज़रा इनको नोट कर लें। हो गया, नोट कर लिया ये वाला। तो समझ में आया प्रोटॉन का ये इतना था, प्रोटॉन टू मास का रेशियो इतना आया, मास इतना आया। इसको जरा 4 कर लेना, ये 4 है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें निकल के आई थी। और यहाँ पर हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन खत्म हो गया था। और इसी जो हमने हाइड्रोजन गैस उठाई है ना यहाँ पर, इसी वजह से कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ आई थी। क्योंकि हाइड्रोजन गैस के अंदर न्यूट्रॉन तो नहीं होते, हाइड्रोजन गैस में एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सही काम चल गया। लेकिन जब बाकी गैस निकाल के देखा तो काम खराब हो गया, क्योंकि बाकी गैस में क्या होते हैं, न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। हाँ, न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता बट मास तो है। तो इसी वजह से एलिमेंट का मास बिगड़ रहा था। क्योंकि जब हमने हाइड्रोजन का मास निकाला तो एक्यूरेट आया निकल के, बिल्कुल भाई इसका मास था, कुछ इलेक्ट्रॉन का मास था, एक्यूरेट आया। बट हमने किसका निकाला, हमने नाइट्रोजन का निकाला, तो मास बिगड़ गया। क्योंकि हम मास को कंसिडर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का। हालांकि इलेक्ट्रॉन का हम नहीं करते कंसीडर, लेकिन इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन भी तो थे, और न्यूट्रॉन का पता ही नहीं चला था यहाँ पर, क्योंकि हमने लाइटेस्ट गैस उठाई थी। तो इसी के बाद जो डिस्कवरी हुई थी वो न्यूट्रॉन की हुई थी, कुछ कैलकुलेशन की गड़बड़ की वजह से। तो हम अपने अगले लेक्चर में देखेंगे कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई थी, और उसके बाद हम कुछ मॉडल्स की बात करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे केमोफोबिया।